Good morning to all students. I am Shabab Khan, your teacher, friend and guide. Welcome to all of you in Gaya Guidance program. So today is very interesting topic. I am going to discuss on history of English literature and that which you have to study in your syllabus, story of English. It is indeed a very important chapter for all students. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश शामिल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगभग आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें आपको जानना है कि इंग्लिश का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंग्लिश का हिस्ट्री क्या है और इंग्लिश के क्या क्या फॉर्म होते हैं। ये दो चीज़ पर मेनली फोकस करता है। तो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री मतलब पीछी बात है, अंग्रेजी का क्या इतिहास रहा है और आप जानकर आश्चर्य आपको होगा कि आज दुनिया में अंग्रेजी जो बोली जाती है, समझी जाती है ना, ये इनफैक्ट इंग्लैंड के लोगों ने इसे ना ही जन्म दिया है, ना वहाँ की रहने वाली ये लैंग्वेज है, ये दूसरे लोगों ने इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड रखा और इंग्लिश नाम दिया गया। तो आप लोग, मैं इस बात को आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अंग्रेजी को समझाने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि लिटरेचर दुनिया में जितने सारे आर्ट होते हैं उनमें से जो बेस्ट आर्ट होता है वो लिटरेचर होता है। इसीलिए हेगल के अनुसार कहा गया है कि लिटरेचर इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे और लिटरेचर पढ़ने का मतलब ये होता है कि एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। तो इसमें दो हिस्सों में मैंने आपको समझाने के लिए हिस्ट्री और फॉर्म दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अंग्रेजी को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। आप इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश उसे बोलते हैं जब अंग्रेजी जब शुरू हुई दुनिया में बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो ये शुरू में ओरल इंग्लिश था ना, अंग्रेजी का कोई अपना अल्फ़ाबेट सिस्टम नहीं थे, करेक्टर्स में लिखी जाती थी, इमेज में लिखी जाती थी, जो आज के डेट में समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो ये 3 हिस्सा इसका पीरियड है, ओल्ड, मिडिल और आज जो अंग्रेजी दुनिया में बोली जा रही है, समझी जा रही है, जिसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। और इसी तरह से अंग्रेजी के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म प्रोज, दूसरा फॉर्म पोइट्री, तीसरा फॉर्म ड्रामा और चौथा फॉर्म नॉवेल। इसे जाना भी बोलते हैं। जाना का मतलब होता है काइंड, प्रकार, जो साहित्य के क्या क्या प्रकार है। तो इसके सारे और बहुत सारे फॉर्म का कैटेगरी किया गया है। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू होता है, नॉर्मली इसे कहते हैं हम लोग 4th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ, ये पीरियड होता है। इसमें और इसे इंग्लिश साहित्य का डार्क एज भी कहा जाता है। और इस पीरियड को हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, एंग्लो सेल्टिक पीरियड भी इसे कहते हैं। इस दरमियान जब 3 ट्राइब, एंग्लो सैक्सन और जूट्स, ये 3 जर्मनिक ट्राइब थी जो इंग्लैंड पर जाकर इन लोगों ने हमला किया, आक्रमण किया और वहां आक्रमण कर वहां के लोगों को इन लोगों ने भगा दिया और वहां इन लोगों ने रहना शुरू किया। एंजल और सैक्सन जो ट्राइब थे बहुत पावरफुल थे, ये लोग वार लाइक फाइट करते थे और जो सैक्सन और तीनों ने वहां अपनी हुकूमत कायम की। और आज दुनिया में जो इंग्लैंड बोला जा रहा है वो एंजल से आता है। जो एंजल प्रजाति थी उस एंजल से एंग्ला लैंड हुआ और एंजल से ही आज इंग्लिश का जन्म हुआ।
तो ये 3 प्रजातियां, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट, तो ये पीरियड जो है 449 एडी से लेकर 1066 तक का जो पीरियड है, इसे अंग्रेजी का ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है 1156 से लेकर 1500 तक का जो अंग्रेजी साहित्य का जो पीरियड माना गया, नॉर्मन इस नॉर्मन लोगों ने फिर दोबारा अटैक किया, फिर इसका नाम दे दिया गया मिडिल इंग्लिश पीरियड। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ, और फ्रांस बोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, इस तरह जब इन लोगों की हुकूमत हुई नॉर्मन की वहां इंग्लैंड में, तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां से फ्रेंच से, लैटिन से वर्ड लेना शुरू किया और अपनी वोकैबुलरी को इन लोगों ने इनरिच किया। और इस तरह से तीसरा जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है, जिसे रिनासा के नाम से जाना जाता है, पूर्ण जन्म हुआ 15th सेंचुरी से लेकर अब तक जो अंग्रेजी बोली जाती है, ये मॉडर्न इंग्लिश पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी साहित्य का इतिहास को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग 3 फेज में बांटकर बेहतर ढंग से समझते हैं। पहला ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दूसरा मिडिल इंग्लिश पीरियड, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ये 3 पीरियड रहा। अब जो है इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लिटरेचर के क्या क्या जानना होते हैं, क्या क्या काइंड होता है, क्या क्या टाइप होता है। जो आप लोगों को मैंने जो इंटर का सिलेबस था उस दरमियान पढ़ाया गया, आप लोग को प्रोज भी पढ़ाए गए, पोइट्री भी पढ़ाए गए, तो समझाया गया कि पोइट्री होता क्या है। पोइट्री एक इंसान की कोई स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स, इमोशन, थॉट को जो एक्सप्रेस किया जाता है उसे पोइट्री कहते हैं। और जनरल भाषा में कहें तो इसे मेट्रिकल कंपोजिशन भी कहते हैं। पोइट्री में मीटर होते हैं, रिदम होते हैं, राइम होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है म्यूजिकल थॉट कहा गया है पोइट्री को। और जो अंग्रेजी साहित्य का शुरुआत जब हुआ तो सबसे पहले पोइट्री का ही जन्म हुआ। दूसरा प्रोज हम लोग जनरल जबान में कहें तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, आम लिखावट। जो इंसान के पास थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, इमोशन आते हैं, उसे अपनी भाषा में लिखते हैं, वो सिंपली हम लोग उसे प्रोज कहते हैं। प्रोज में और पोएट्री में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रोज में म्यूजिक होते हैं, रिदम होते हैं, राइम होते हैं, एलिट्रेशन होता है, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रोज में नहीं पाई जाती हैं। प्रोज सिर्फ सिंपल राइटिंग का नाम है। तीसरा हमारा जो है ड्रामा। प्रोज के बाद ड्रामा को बारे में कहा गया है कि ये कंपोजिट आर्ट है। नोवेल और ड्रामा में ये क्या है कि नोवेल सिंगल आदमी भी एंजॉय कर सकता है पढ़कर, इसे किसी एक्सटर्नल एसेसरीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। ड्रामा में एक्सटर्नल म्यूजिक की भी आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें जेस्चर्स होते हैं, डिफरेंट और 5-6 चीजें, प्लॉट, कैरेक्टर्स, काफी चीजें उसमें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टोरीज आर्टिकुलेटेड इन एक्शन। कोई कहानी को एक्शन में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे हम लोग ड्रामा कहते हैं। और ड्रामा को इसीलिए कंपोजिट आर्ट भी कहा गया है, कॉम्प्लेक्स आर्ट कहा गया है, क्योंकि वन मैन के जरिए ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इसमें टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। नोवेल बहुत ही फेमस है, जिसे हम लोग पॉकेट थिएटर भी कहते हैं। जब कोई इंसान अपने लाइफ में कोई तजुर्बा हासिल करता है, कोई एक्सपीरियंस हासिल करता है और उसे नोवेल के जरिया, कैरेक्टर के जरिया एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे हम लोग नोवेल कहते हैं। नोवेल मीन्स नया होता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में जो संभावित क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के से रिलेटेड जो मैंने अभी पढ़ाया है,
इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड है, ये कार्यक्रम है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। बहुत सारे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, जो भी मैंने बताया, ओल्ड इंग्लिश कवर्स। जो ओल्ड अंग्रेजी है, पुरानी अंग्रेजी है, इसका एज मतलब कब से लेकर कब तक का पीरियड माना गया है। इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन गलत रहते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, जिसे आप अपने OMR शीट पर फिलअप करेंगे। जैसे आप देखिए, ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, हियर आर 4 ऑप्शंस, 449 AD, 1066। नेक्स्ट ऑप्शन 1067 से लेकर 1099, 1100 से लेकर 1149, 1150 से लेकर 1500। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 ऑप्शन गलत है। आप बताएं सही ऑप्शन क्या है। तो मैंने बताया था कि जो ए इज द राइट आंसर हेयर, और 449 से लेकर 1066 का जो पीरियड है, ये अंग्रेजी का शुरुआत का पीरियड है, जिसे डार्क एज कहा गया है, और अंग्रेजी का जन्म जो हुआ है वो 4th सेंचुरी में हुआ है, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश का ये पीरियड है। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। जब ओल्ड इंग्लिश जो था, इसके 2 मेजर क्या इन्फ्लुएंस थे? तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज लैटिन है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, these are the oldest language of the world, and English is considered to be new language. It is not a very as old as Sanskrit, as Greek और Latin. तो ये लोग जर्मनी के लोग थे, जो एंग्लो सैक्सन जूट ने जो इंग्लैंड पर हमला किया, ना उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड था और ना अंग्रेजी का नाम अंग्रेजी था, तो इन्हीं लोगों ने, प्रजाति ने इसका नाम दिया। तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ये दोनों ट्राइब जो था, ये बहुत ही झगड़ालू, आक्रामक, हमला करने वाले, कब्जा करने वाले, किसी को अपनी ताकत से, अपने बल से भगा देने वाली प्रजातियां थी। तो उस समय जो है वहां की भाषा लैटिन और स्कैंडिनेवियन 2 बहुत ही मशहूर इन लोगों ने प्रभावित किया है। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द ईरा ऑफ। ऐसे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो माना गया है वो डार्क एज माना गया है। इस दरमियान इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े ग्रेट वर्क नहीं हुए, क्योंकि इस दरमियान जो भी लिटरेचर रहा वो ओरल फॉर्म में रहा, न कि रिटन फॉर्म में रहा। इसका कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। तो इस दरमियान जो एक किंग अल्फ्रेड का जन्म हुआ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसका, कौन जो किंग थे, ये 4 में से 3 में से कौन से किंग का पीरियड जो है गोल्डन पीरियड माना गया है? किंग अल्फ्रेड, किंग रिचर्ड, गोल्डन क्वीन एलिजाबेथ, नन ऑफ दिस। तो किंग अल्फ्रेड जो है ये पहले प्रोज राइटर थे, ये जो इंग्लिश साहित्य पर किताब, इनकी लिखित डॉक्यूमेंट जो मिली है, इसीलिए किंग अल्फ्रेड के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश कहा गया है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे ध्यान से देखें, ताकि आप, अभी मैंने बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, पुरानी लैंग्वेज वो लैटिन है। तो आज दुनिया, जिस तरह से आज दुनिया में अंग्रेजी ने अपनी हुकूमत हासिल की है, हर देश के लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हर जगह इसी तरह से पहले जो आप देखिए, साइंस के बहुत सारे टर्म्स या एजुकेशन के बहुत सारे टर्म्स वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो अबाउट 800 ईयर्स, 800 पहले जो थी वॉज वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सी? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। नाउ इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड लैंग्वेज। अभी अंग्रेजी को दुनिया का वर्ल्ड लैंग्वेज माना जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। इसी तरह से पहले जो लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था। तो
हु वर द कॉल्ड टुगेदर एंग्लो सैक्शंस, किसे एंग्लो सैक्शन कहा जाता है? तो इसमें एंजल्स, सैक्सन्स, जूट, ऑल द थ्री। तो ऑल द थ्री करेक्ट आंसर है। एंग्लो सैक्सन जो पीरियड जो था, इसमें थ्री ट्राइब्स जो मैंने पहले समझाया आप लोगों को, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट, ये तीनों को जो है एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। और इन्हीं ट्राइब के नाम से इंग्लिश साहित्य का नाम ओल्ड इंग्लिश कहा गया, और एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं इसे एंग्लो सेल्टिक पीरियड भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, दैट इज द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, किस साल में एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर हमला किया, आक्रमण किया? तो हम लोग के पास है 4 ऑप्शंस, और जो सही ऑप्शन है आप मुझे बताएं, जिसे मैं क्लिक करूंगा। फर्स्ट 5th सेंचुरी, दूसरा 6th सेंचुरी, सी 7th सेंचुरी, डी नन ऑफ दिस। जैसे ही मैंने बताया था कि अंग्रेजी की शुरुआत 5th सेंचुरी में हुई, तो 5th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। द नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वॉज, जो इंग्लैंड के नेटिव निवासी थे वो लोग कौन थे? तो नेटिव जो स्कैंडिनेवियन, ये भी नहीं थे, फ्रेंच भी नहीं थे, स्पेनिश भी नहीं थे, जो वहां के मूल निवासी जो इंग्लैंड के पहले जो थे वो सेल्टिक थे, इसीलिए इनका जो बी इज द करेक्ट आंसर। स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स आर आल्सो कॉल्ड, स्कैंडिनेवियन वॉरियर जो युद्ध लड़ने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन हमारे पास है, विकिंग्स, र्यूनिक, सेल्ट, रोमन। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर हियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड। 1066 जो है वो किस पीरियड की समाप्ति को दर्शाता है? ये 1066 का जो वक्त है, समय जो है, इस समय ओल्ड इंग्लिश समाप्त होता है और मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत होती है, इसीलिए ये जो 1066 जो है ये ओल्ड इंग्लिश को शो करता है। मैंने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर 3 पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। क्वेश्चन नंबर 10 इज fill in the blanks, gave the England its name and language। किसने इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड दिया और अंग्रेजी को अंग्रेजी का नाम दिया? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज इंडियंस, ऑप्शन बी एंग्लो सैक्शंस, सी रोमन्स, डी नन ऑफ दिस। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। तो पहले मैंने आप लोग को बताया कि एंग्लो सैक्शंस ने ही इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड दिया और अंग्रेजी का नाम इंग्लिश दिया, क्योंकि एंजल जो ट्राइब थी इसी ने एंजल के नाम से एंग्लालैंड हुआ और एंजल्स के नाम ही इंग्लिश नाम पड़ा। नाउ वी लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which period is known as the childhood period of the English language? कौन सा पीरियड, कौन सा काल इंग्लिश साहित्य का चाइल्डहुड पीरियड कहा गया है या माना गया है? तो चाइल्डहुड पीरियड ये क्लियर हो जाता है कि इंग्लिश की शुरुआत जब ओल्ड इंग्लिश के नाम शुरुआत जब नाम पड़ा इसका, तो ओल्ड इंग्लिश को ही हम लोग चाइल्डहुड पीरियड के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 4 ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, नन ऑफ दिस। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। द एंग्लो सैक्सन्स वर पीपल
एंग्लो सक्सन लोग थे। कैसे लोग थे ये लोग? ये कौन ट्राइब थी? तो ये जर्मेनिक ट्राइब थी, क्योंकि जर्मनी से आई थी, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पर्शियन, जर्मेनिक, ग्रीक, लैटिन? नो, करेक्ट आंसर इज जर्मेनिक। द एंग्लो सक्सन्स वर जर्मेनिक पीपल। What is the period of the Middle English period in the history of English? कौन सा काल अंग्रेजी साहित्य का मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो इसी तरह से हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। 1100 से लेकर 1450, दूसरा ऑप्शन 1150 से लेकर 1500, 1650 से लेकर 2000 और 1000 से लेकर 1350। तो इसमें जो सही आंसर जो है वो बी है। मतलब इंग्लिश का जो मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत मानी गई 1150 से लेकर 1500 तक का जो पीरियड है वो was the dominant influence on मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में किस भाषा का, किस लैंग्वेज का अधिक प्रभाव था? बहुत ही उसने प्रभाव किया। तो इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंडियन, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक और लैटिन। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। लैटिन लैंग्वेज ही वर्ल्ड लैंग्वेज थी और लैटिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इन्फ्लुएंस किया, साथ ही साथ मिडिल इंग्लिश में भी इन्फ्लुएंस किया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। The great vowel shift began in the period of, जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट अंग्रेजी साहित्य में किस काल में हुआ, किस पीरियड में हुआ? ग्रेट इससे पहले इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल का इस्तेमाल होता था, कोई लॉन्ग वॉवेल नहीं थे। तो मतलब सिर्फ आ, ई, ऐसा नहीं था कि ई, आ, ऊ, it was not like this sound. So during middle English period के दरमियान ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का शुरुआत हुआ। लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू द पीरियड। जो लैंगलैंड थे, लैंगलैंड और चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। चौसर ने अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर का जन्म दिया। ऐसे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शेक्सपियर अंग्रेजी की बहुत बड़ी महान शख्सियत है, इन्होंने काफी ड्रामा लिखा है, पोएम लिखे हैं, काफी वर्क है, लोग शेक्सपियर को अंग्रेजी का साहित्य फादर मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इनफैक्ट चौसर इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें जो लैंगलैंड और चौसर 2 बड़े अंग्रेजी के पोएट थे, कवि थे, और ये मिडिल इंग्लिश पीरियड से इंग्लैंड में किस वर्ष द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में किस वर्ष प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ? कौन सा काल? क्योंकि किस वर्ष में, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1466 एडी, 1476 एडी, 1486 एडी, 1496 एडी। जो विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 एडी में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, और जिसने प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद राइटिंग में काफी क्रांति आ गई। तो 1476 का पीरियड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है इंग्लिश साहित्य में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश? इंग्लिश कितने डायलेक्ट्स? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली होता है। जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, वी बिलोंग टू बिहार। अब बिहार में बहुत सारी डायलेक्ट बोली जाती है, मगही है, भोजपुरी है, ये सारी जो है। तो जो पुरानी अंग्रेजी थी, ओल्ड इंग्लिश थी, इसमें कितने डायलेक्ट थे? हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4,
है ना। तो वी, व्हाट इज राइट आंसर हियर? राइट आंसर इज 4. देयर वर 4 डायलेक्ट्स in old English. मिडिल इंग्लिश हैड डायलेक्ट्स. मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे? 4, 5, 3, 2. आप याद रखिए, कीप इन योर माइंड. ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स, और मॉडर्न इंग्लिश में यूनिवर्सल लैंग्वेज थी मॉडर्न इंग्लिश. इसमें कोई डायलेक्ट नहीं था. लेकिन जो इस यूनिवर्सल, आज की डेट में दुनिया में अंग्रेजी जो है वर्ल्ड लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है. तो इसीलिए इसको जो है ईस्ट मिडलैंड से लिया गया है. जो मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, जो दुनिया का सबसे जो बेस्ट स्पीच माना गया है वो आरपी जिसे बोलते हैं. मॉडर्न इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है. तो दुनिया में हर कंट्री के लोग अलग अलग टोन में, अलग अलग एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते थे, जिससे लोगों को, दुनिया के लोगों को अंग्रेजी समझने में काफी परेशानी होती थी. लोग समझ नहीं पाते थे. इसीलिए आईपीए का शुरुआत हुई, इंटरनेशनल फोनेटिक एकेडमी की शुरुआत हुई, और दुनिया का जो बेस्ट प्रोनाउंसिएशन माना जाता है वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है. तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड. 15वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी का क्या नाम दिया गया? इस तरह से हम लोगों ने अभी ओल्ड इंग्लिश पर बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, मिडिल इंग्लिश पर क्वेश्चन देखे हैं. अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश पर, जो 15th सेंचुरी से इंग्लिश की शुरुआत, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. 15वीं शताब्दी के बाद जो अंग्रेजी है, जो काल है, उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं. सैमुअल जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो आपको आसानी से समझने में मदद करेंगे. सैमुअल जॉनसन पब्लिश द फर्स्ट डिक्शनरी नेम्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन. सैमुअल जॉनसन ने कौन सी डिक्शनरी लिखा? ए डिक्शनरी नेम्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. दुनिया की सबसे पहली डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन ने लिखा. कब लिखा था इसने? 1755 ईस्वी में सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखा. द fill in the blanks are quick learners of the language. Who are the very quick learner of English? कौन अंग्रेजी को बहुत आसानी से समझ जाते हैं? इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, बांग्लादेशी. तो आपको जैसा मालूम है कि इंग्लिश और इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड में काफी गहरा रिश्ता है. इंडो आर्यन लैंग्वेज के ये फैमिली से ये जुड़ी हुई लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी भी आती है. इसीलिए भारतीय लोग अंग्रेजी आसानी से समझ जाते हैं, और दुनिया में भारतीय लोग अंग्रेजी के लिए जाने भी जाते हैं. बहुत बड़े बड़े इंडिया में इंग्लिश ऑथर पैदा हुए, और जो अपने कामों के बदौलत काफी प्राइज इन्होंने हासिल किया. तो इसीलिए इंडियंस आर द क्विक लर्नर्स ऑफ द लैंग्वेज. आज जो हम लोग अंग्रेजी में कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोग रोमन स्क्रिप्ट नाम जानते हैं, तो जब ओल्ड इंग्लिश थी उस समय कौन सा कैरेक्टर के नाम, उसका कैरेक्टर क्या नाम था? र्यूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ. जो र्यूनिक अल्फाबेट है, किस पीरियड का सबसे, मतलब इसका क्या खूबी थी? तो ये ओल्ड इंग्लिश में जो लिखी जाती थी, लोग उस टाइम कोई लेटर नहीं थे, लोग स्टार, पिक्चर के जरिया अपने फीलिंग्स को बताया करते थे. तो इसीलिए ओल्ड इंग्लिश में र्यूनिक अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है. नॉर्मन पीरियड जो अंग्रेजी साहित्य का है वो मिडिल इंग्लिश माना गया है. नॉर्मन लोग किस कंट्री से बिलोंग करते थे? नॉर्मन बिलोंग्स टू
Here we have 4 options. Number 1 option is Italy, number B is Germany, C France and England. तो नॉर्मन लोग जो है दे बिलोंग टू फ्रांस, इसीलिए मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच का भी असर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज। ये 4 भाषा में कौन जो है दुनिया इंग्लिश की खिड़की है जिससे हम लोग दुनिया को देख सकते हैं। वी कैन सी द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश के जरिए आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इज द लार्जेस्ट fill in the blanks has the largest number of native speakers। 4 ऑप्शन है, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज, हिंदी। कौन सी भाषा के दुनिया में मैक्सिमम स्पीकर हैं ज्यादा? तो 1 नंबर पे वो लैंग्वेज आती है चाइनीज, जिसकी मैड्रिड, तो 1 नंबर दुनिया में चाइनीज है। 2nd पोजीशन दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। 3rd नंबर दुनिया जो पोजीशन है वो हिंदी का है। तो नंबर 1 पोजीशन चाइनीज, 2nd English. So right answer is here Chinese. Chinese has the largest numbers of native speakers in the world. In India, Singapore, Malaysia, Nigeria, Namibia, Botswana, English is the has spoken as। इन सारी कंट्री में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में अंग्रेजी कौन से लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है? अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज का कहने का मतलब कि वहां की ये नेटिव लैंग्वेज है, वहां लोग जन्म से ही अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारी कंट्री जो है जिसे हम लोग गोरे देश की कंट्री के नाम से जानते हैं, और इस सारी कंट्री में, और इंडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मदर टंग। साउथ में कुछ ऐसी जगह है जहां लोग पैदाइश से ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो वहां भी ये मदर टंग के तौर पर जानी जाती है। चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील एक्सेट्रा, इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। इन सारे देशों में अंग्रेजी किस भाषा के जानी जाती है, नाम जानी जाती है? क्या ये वहां की मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या ये फॉरेन लैंग्वेज है, या सेकंड लैंग्वेज है, या इसमें से कोई नहीं ऑप्शन? तो दुनिया में इन सारे देशों में अंग्रेजी जो है पढ़ाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर। चाइना, जापान, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि दुनिया की कौन सी कंट्री में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, जानी जाती है। आता है कि कौन कौन 5 कंट्री का नाम बताएं जहां अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज के रूप में नाम से जानी जाती है। 5 क्वेश्चन का नाम बताएं जहां इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के नाम जानी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। Which language functions as a link language between South and North India? कौन सी जो लैंग्वेज है, भाषा है जो साउथ में और नॉर्थ में ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, लिंक करती है? तो इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश को हम लोग लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं, दुनिया में जानी जाती है क्योंकि इट ब्रिजेस द गैप, इट कनेक्ट्स बिटवीन 2 कंट्रीज। सो हियर right answer is here English. It's a very common question and I hope all of you understand it. Which language has bright future? कौन सी दुनिया में भाषा का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य है? फ्रेंच, रशियन, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश को दुनिया में जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं
क्योंकि ये ऐसी भाषा है जिसके जरिया लोगों को जॉब दिया जाता है। इसीलिए इंग्लिश का दुनिया में काफी ब्राइट फ्यूचर है। वेरी इजी क्वेश्चंस। विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज? कौन सी भाषा दुनिया की ग्लोबल भाषा बनी हुई है? इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच और लैटिन है। आज के डेट में इंग्लिश हैज बिकम ग्लोबल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन की सबसे जो मुख्य भाषा कौन सी है? जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं, एक ऐसा मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां दुनिया की समस्या डिस्कस की जाती है, वहां की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंग्लिश इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ। दुनिया में अंग्रेजी नंबर 1 लर्निंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन में, डिप्लोमेसी में। तो अंग्रेजी लर्निंग में भी इट इज यूज्ड। इट इज a best medium of communication, it is effective medium of communication, and officers also use in English in diplomacy also, where 2 countries, 3 countries, more countries have a conversation in English. So English is also used in learning, communication and diplomacy. All are the correct answer here. और जो है सभी जो है, अब देखते हैं T.S. Eliot is a poet. किस सेंचुरी में T.S. Eliot का 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी? तो इसमें राइट आंसर जो है वो हमारा वो 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी के जो पोएट है T.S. Eliot है। इस तरह के राइटर के भी नाम आते हैं आपके एग्जाम में। द वेस्टलैंड वॉज रिटेन बाय। वेस्टलैंड बहुत ही मशहूर किताब है। किसने लिखा है वेस्टलैंड को? Who has written the book Wasteland? And who is the author of Wasteland? किसके द्वारा? 4 ऑप्शंस है, जॉन किट्स, T.S. Eliot, S.T. कॉलरिज, Y.B. इट्स। तो ये 4 अगर आपको एग्जाम में आता है कि 4 ब्रिटिश पोएट का नाम बताएं, तो आप पोएट के नाम, चारों पोएट्स हैं। लेकिन इसमें जो 20वीं शताब्दी के कौन ऑथर T.S. Eliot हैं जिन्होंने वेस्टलैंड लिखा है? Who is known as the Nightingale of India? ये पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, किसे जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन एंड होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हाट विटमैन वाज? व्हाट विटमैन बहुत दुनिया के मशहूर पोएट का नाम है। ये किस कंट्री से के पोएट हैं? ये अमेरिकन पोएट है, ब्रिटिश पोएट है, रशियन पोएट है, इंडियन पोएट है? राइट आंसर इज हियर अमेरिकन पोएट। व्हाट विटमैन was an American poet. ये रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन ऑथर हैं। wrote 4 books are here: गीतांजलि, सवित्री, मैकबेथ, द कप। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। बुक का नाम आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, यह भी क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। पायर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय। पायर्स एंड प्लोमैन किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया? हु इज द राइटर? 4 ऑप्शन है, स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड, कनक्रीव। ये ऑल आर 4 ब्रिटिश पोएट्स, सो लैंगलैंड इज द करेक्ट आंसर हियर। मैक Flegne is written by John Dryden, Alexander Pope, Lord Byron, John Keats. तो राइट आंसर इज हियर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने मैक, ये बहुत मशहूर किताब 2 जो है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। दिस 2 बुक्स आर वर्ल्ड फेमस बुक एंड रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसने ये क्या है? ये इपिक्स है। इनका क्या? ओड्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, इपिक्स हैं, सटायर्स हैं। तो ये इपिक्स है।
ये भी बहुत मशहूर किताब है इंग्लिश लिटरेचर की, कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीन ऑथर का नाम दिया हुआ, लैंगलैंड, चौसर, यीट्स। चौसर को आप बताया मैंने कि चौसर को इंग्लिश हिस्ट्री का, इंग्लिश साहित्य का फादर माना जाता है, इसलिए चौसर ने किताब लिखा था कैंटरबरी टेल्स। द रेप ऑफ लॉक वॉज रिटन बाय शेली, अलेक्जेंडर पॉप, किट्स, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज बी, अलेक्जेंडर पॉप ने द रेप ऑफ लॉक लिखा है। हिडिब्रास was written by Dryden, Wegan, Samuel Butler, none of these. Samuel Butler is the right answer here. Fairy Queen was written by, Fairy Queen किसने लिखा है? टेनिसन ने लिखा है, स्पेंसर ने लिखा है, अर्नोल्ड ने लिखा है, इसमें से किसी नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ है स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा है। सारे वर्ल्ड क्लास लिटरेचर हैं और वर्ल्ड क्लास किताब, ये सारी किताबें हैं जो डॉक्टर फॉस्टस, ये एमए में किताब पढ़ाई जाती है इंग्लिश पोएट्री में, और बहुत ही वर्ल्ड फेमस ऑथर ने लिखा है डॉक्टर फॉस्टर्स। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शेक्सपियर, किट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो ने ही डॉक्टर फॉस्टर्स को लिखा है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। एडवर्ड टू भी लिखा है। ये दो बहुत मशहूर पोएम है, वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं, 37 ड्रामा लिखा है, और सिर्फ ओनली 2 पोएम्स शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये 2 पोएम्स वीनस और एडोनिस ने जो लिखी हुई 2 पोएम है वो शेक्सपियर के जरिया है। ज्यादा वर्क शेक्सपियर का ड्रामा के ऊपर है। वर्ड्सवर्थ कौन थे? वर्ड्सवर्थ वॉज ए नॉवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, पोएट थे, नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। वर्ड्सवर्थ वॉज ए पोएट। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, 4 ऑप्शंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, वाई.बी. ईट्स, रॉबर्ट ब्रीज, जेम सिंगे। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो ने ही स्कॉलर जिप्सी लिखा है। सारी वर्ल्ड क्लास किताब है ये। सोहराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय, सोहराब और रुस्तम किसने लिखा? ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। W.B. ईट्स, रॉबर्ट ब्रीच, जेम सिंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड ने सोहराब एंड रुस्तम हैज रिटन। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कौन से शब्द से ड्रामा आया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटिन से आया है, स्कैंडिनेवियन से आया है, ग्रीक से आया है, या अमेरिकन लैंग्वेज से आया है? तो जो वर्ड ड्रामा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? द वर्ड ड्रामा मीन्स परफॉर्मेंस, एक्टिंग, थिंग्स डन, स्टोरी। ड्रामा ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है थिंग्स डन, कोई काम का करना। ड्रामा की कैटेगरी होती है, एग्जाम में आता है कि ड्रामा की कैटेगरी ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, मेलोड्रामा हो गया, ये सारी चीजें ड्रामा के टाइप्स हैं। तो ट्रेजेडी में क्या है? हैप्पीनेस, सॉरो, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ट्रेजेडी का मतलब ही होता है, इसका जो अंत होता है गम से होता है। इसमें शोक होता है। इसमें क्या होता है? ट्रेजेडी में वायलेंस होते हैं, हमला होता है। और कॉमेडी एंड्स विथ, कॉमेडी जो है हैप्पीनेस पर खत्म होता है। कॉमेडी में जिसमें लाफ्टर होता है, खुशी होती है, उमंग होता है लोगों में, तो कॉमेडी एंड्स विद हैप्पीनेस एंड ट्रेजेडी एंड्स विद सॉरो। हैमलेट इज ऑल्सो फेमस बुक, इट इज रिटन बाय शेक्सपियर। ये क्या है? किसका कैटेगरी क्या है? तो हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, नन ऑफ दिस। ट्रेजेडी जानते हैं, ट्रेजेडी का मतलब जिसमें गम हो, जिसमें सौरो हो, ट्रेजेडी कहते हैं। कॉमेडी जिसमें खुशी हो, हैप्पीनेस हो, उसे कॉमेडी कहते हैं। फार्स जिसमें लाफ्टर, हैप्पीनेस हो, उसे फार्स कहते हैं। तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। किंग लियर इज अ,
किंग लियर क्या है? किंग लियर नोवेल है, ड्रामा है, पोएट्री है? नन ऑफ दिस। शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा है, यह ड्रामा है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, जो दुनिया में सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी गई उसका नाम क्या है? द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉरबुडक, दुनिया की सबसे पहली ट्रेजेडी। ओथेलो भी दुनिया की मशहूर ड्रामा है, इसका काइंड्स क्या है? ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नोवेल है, स्टोरी है। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैंने बनाया है ताकि आप सभी बच्चे एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको इंटर के बाद अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट बने, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहें, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आगे की पढ़ाई में मदद करेंगे और एक इंग्लिश लिटरेचर की समझ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो जॉन लिली, थॉमस कीट, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लो वर कॉल्ड, ये कॉमेडियन थे, प्रोफेशनल थे, मास्टरपीस थे, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं ऐसे स्कॉलर्स को जिन ये सारे लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, दुनिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पढ़े हुए थे ये लोग यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो सबसे पहले ड्रामा लिखा गया था, ड्रामा लिखने का मेन कारण ये था कि लोगों को रिलीजन के बारे में बताया जाए, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाए। और उसके बाद जो लोगों ने जो प्री रोमांटिक है, जो ड्रामा में लव और अफेक्शन और इमोशन को इन्होंने, तो ये रोमांटिक का इन लोग जन्मदाता है। रोमांटिक जो ड्रामा में रोमांस आया, तो वो सारे लोग हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब यूनिवर्सिटी के विट्स का मतलब अक्लमंद लोग है ना, बुद्धिमान लोग, तो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने गए। और शेक्सपियर प्रीडिसेसर्स भी कहते हैं, ये लोग शेक्सपियर को आने से पहले ये लोग आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी विट्स, हु वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, ये सारे एलिजाबेथन स्कॉलर्स थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। फादर, इंग्लिश नॉवेल का फादर किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जॉनसन, ड्राइडन। तो रिचर्डसन ने पमेला किताब लिखा है, जो दुनिया की भी मशहूर किताब है, मशहूर नॉवेल है, जो पहली नॉवेल जो रिचर्डसन ने लिखा था, जिसके कारण इन्हें जो है मॉडर्न नॉवेल, मैंने ये बता भी दिया कि पमेला किसने लिखा था। पमेला वॉज रिटन बाय रिचर्डसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किताब बीए में पढ़ाई जाती है, एमए में पढ़ाई जाती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर सवाल। और चार ऑथर का नाम दिया है, गोल्ड स्मिथ, फील्डिंग, जेन ऑस्टेन, नन ऑफ दिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेन ऑस्टेन ने ये किताब लिखा है। डेविड कॉपरफील्ड ये बहुत मशहूर नॉवेल है, ये पहले इंटर के सिलेबस में शामिल ये किताब थी। और फील्डिंग, इलियट, डिकेंस, नन ऑफ दिस। चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा है। खुली वॉज रिटन बाय, फोर ऑप्शन, इंडियन नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई, अनिता देसाई, राजा राव, मुल्क राजानंद ने कुली लिखा है। इस तरह से बहुत सारी किताब है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय, बहुत मशहूर किताब है, जिसके लिए अरुंधति राय को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की बहुत फेमस किताब है, ये इकलौती किताब थी। अभी फिलहाल उन्होंने एक किताब और लिखा था, तो इसकी ऑथर कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अनिता देसाई, कमला दास, तोरू दत्त और अरुंधति राय। तो अरुंधति राय ने ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान अभी बहुत मशहूर किताब है, और एक मनोहर मालगोंकर इंडियन ऑथर है, खुशवंत सिंह इंडियन ऑथर है, अनिता देसाई इंडियन ऑथर है। ये सारे ऑथर इंडियन ऑथर ने जो इंग्लिश लिटरेचर पर एक दुनिया में एक अपनी पहचान बनाई, तो खुशवंत सिंह ने ही ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है। ए बेट इन गंगेज बहुत मशहूर नॉवेल है, जो जब मैं प्रोज पढ़ा रहा था तो उसमें इस ऑथर के बारे में पढ़ाया भी था आप लोगों को। अ पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी थी,
खुशवंत सिंह ने लिखा है बेंट इन द गंगेज, नहीं, मनोहर मालगांवकर इज द राइट आंसर हियर। ये भी बहुत मशहूर किताब जो मैंने एमए में पढ़ा था, ये से हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया एम फॉस्टर ने लिखा था, ये नॉवेलिस्ट है ये। वाई.बी. ईट्स, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, 3 आर रॉन्ग आंसर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही मैंने इसे कलेक्शन किया है, बहुत सारी किताबों को पढ़कर ये सारे क्वेश्चन तैयार किया है ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आप हासिल कर सकें। ये लगभग 84 क्वेश्चंस बनाए गए हैं आप लोग के लिए और ये सारे क्वेश्चन हमारे गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी रहेंगे, जहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंटर के एग्ज़ाम में बेहतर नंबर से लाकर आप अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हैव ए वंडरफुल डे। गुड बाय ऑल।